हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि कई बार यूपीएससी ने मेंस में पूछा है और स्टेट पीसीएस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। इस टॉपिक का जिक्र बार बार न्यूज़पेपर में होता रहता है, जुडिशरी अपने फैसलों में इसका जिक्र करती रहती है। इसलिए यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटी आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको भी इसके बारे में आना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं इसके बारे में। देखिए, हर इंसान अपनी लाइफ किसी ना किसी मॉरल्स पे, वैल्यूज पे जीता है। हमारे कुछ सिद्धांत होते हैं, राइट, कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जीवन जीने के तरीके होते हैं। उसी तरीके से किसी भी कंट्री को आगे ले जाने के लिए, उस देश को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कुछ सिद्धांत होते हैं। अब सवाल आता है कि सिद्धांत कहाँ दिखेंगे। अगर मान लो मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया जो हमारा देश है, तो ये सिद्धांत कहाँ पर है? तो हमें पता है, हम अपनी पॉलिटी की क्लास में पढ़ते हैं, मैंने कई बार ये बताया भी आप लोगों को कि देश संविधान से चलता है। आप कई बार डिबेट में भी देखते हो, कई बार संसद में बहस होती है या कई जगह कई पत्रकारों से बात करते हुए जो हमारे राजनेता हैं वो ये बात करते हैं कि देश किससे चलता है? संविधान से चलता है। तो संविधान में भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे, राइट, उन्होंने संविधान में कुछ वैल्यूज मेंशन की हैं कि भारत जब आगे बढ़ेगा, भारत के लोग जब आगे बढ़ेंगे तो उन्होंने कुछ सिद्धांतों को अपने दिमाग में रखना है, उन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना है ताकि भारत एक प्रगतिशील देश बन जाए। तो इन्हीं सब वैल्यूज को हम पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे ये वैल्यूज को आपको एग्जाम में याद रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। तो पहले मैं आपको इसकी एक बेसिक डेफिनेशन बता दूं, क्योंकि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको एक डेफिनेशन लिखनी होगी, एक आपको आइडिया होना चाहिए। हो सकता है आप जब इंटरव्यू देने जाए तो एग्जामिनर आपसे पूछे कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से क्या समझते हैं आपके हिसाब से। तो एक सिंपल डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे आप लोगों के लिए लिखी हुई है, आप इसको एज इट इज नोट डाउन कर सकते हो। ये नोट्स भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करवा दूंगा, यूपीएससी कंपास के, राइट। और बेटर है कि आप लिख भी लो, क्योंकि देखिए जो अपने नोट्स में लिखा होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए याद होता है। हम जो चीज खुद लिखते हैं वो हमें ज्यादा याद होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू एडहेरेंस टू द कोर प्रिंसिपल्स। आप यहां पे देखिए, इट रेफर्स टू द एडहेरेंस टू द कोर प्रिंसिपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वैल्यूज ऑफ द, यहाँ पे इसका सिंबल का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको, दिस इज फॉर रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, सच एज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी बियॉन्ड मियर लीगल कंप्लायंस। तो देखिए ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब अभी आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ क्या लिखा है। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा था कि हर इंसान अपने जीवन जीने के लिए कुछ सिद्धांत अपनाता है, कुछ मूल्यों को, वैल्यूज पे काम करता है कि मैं ईमानदारी से जीवन जीऊंगा, मैं किसी का एहसान नहीं लूंगा, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ एस्टीम को ऊपर रखूंगा, है ना। इस तरह से मैं न्याय के लिए काम करूंगा। जैसे आप में से मान लो कई सारे बच्चे जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी जो नैतिक मूल्य हैं कि लोगों की सहायता करना, इक्वलिटी को अपहोल्ड करना, इसलिए आप तैयारी कर रहे हैं ना। आप मान लीजिए आप कैपिटलाइजेशन में बिलीव नहीं करते, आप सोशल जस्टिस में बिलीव करते हैं, आप मनी माइंडेड नहीं है, आप क्या है? पीपल माइंडेड है, लोगों की सेवा में आपको भाव है। तो ये क्या आपकी वैल्यू है, एक सिद्धांत है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वैल्यूज हैं, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी क्या होता है? क्या मैं उन सिद्धांतों से लगा रहा हूं या उन सिद्धांतों से अटैच रहूं। एडहेरेंस का मतलब उनको अपनाऊं, उनसे चिपका रहूं, तो मीन्स मैं उनसे भटकूं नहीं। तो इट रेफर्स टू एडहेरेंस टू द कोर प्रिंसिपल। तो वो कोर प्रिंसिपल, वो नैतिक मूल्य जो हमारे सिद्धांत, जो हमारे संविधान में मौजूद हैं, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, है ना। हम बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, है ना, सबको आगे लेके चलना, ये देश सबका है, भाईचारा कायम रहना चाहिए, है ना।
इक्वालिटी की बात, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, सब बराबर हैं, सबको आजादी है बोलने की। ये क्या सिद्धांत, इस ये जब देश आजाद हुआ तब इस ये देश सबका है, सबको संविधान ये ताकत देता है, ये सुविधा देता है कि आप अपनी बात कह पाए, आपको ये किसी डर नहीं लगना चाहिए अपनी बात रखते हुए, आपको किसी प्रकार का भय खौफ नहीं होना चाहिए ना, लिबर्टी की वो बात हो गई। तो ये जो वैल्यूज हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। तो आप उस सिद्धांतों को फॉलो करेंगे, आप उन वैल्यूज को फॉलो करेंगे जो हमारे संविधान में हैं, राइट, और ताकि एक अच्छे देश का निर्माण हो सके। तो आपको वैसे, और एक और चीज जो हमारी डेफिनेशन में है, लास्ट में लिखा है बियॉन्ड मियर लीगल कंप्लायंस, मींस खाली कानून को फॉलो करना नहीं। जैसे मान लीजिए आप आईएएस बन जाओगे तो आपने देखा कई बार लोग क्या करते हैं, ऑन पेपर सही होते हैं कि अगर कल को कोई मुझे कोर्ट केस में फंसाए तो मैं फंसू नहीं, क्यों भाई, कागज पे देखो सारा काम ओके है, बट अंदर से मैं जानता हूं कि जो संविधान चाहता था वो काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कई बार जरूरी नहीं है कि आप करप्शन कर रहे हो या आपने मान लो कोई काम गलत नहीं किया, पर अगर आपने मन से नहीं किया, जैसे संविधान चाहता था, जैसे जो आपकी ड्यूटी थी, है ना, वो आपने नहीं की, तो आप क्या कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का वायलेशन। एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए पुलिस है, पुलिस बहुत सारे केसेस में ये जस्टिफाई कर देती है कि भाई लीगली वो गलत नहीं है, अगर उनको अरेस्ट करने की पावर है। और आप देखते हो फेक एनकाउंटर न्यूज में आता है, फेक एनकाउंटर, तो फेक एनकाउंटर में गलत क्या है, पुलिस को पावर दी गई है लॉ के तहत कि वो अगर कोई आदमी अपराधी है, कोई अगर आदमी इलीगल काम कर रहा है तो उसको अरेस्ट कर सकती है, उसको कन्फाइनमेंट में रख सकती है, या उसको इवन उसके ऊपर बंदूक का भी इस्तेमाल कर सकती है, मींस एनकाउंटर कर सकती है। बट अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की। मान लीजिए कोई एक इंसान है, एक नॉर्मल बात ही कर रहा है, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मान लीजिए मैं एक नॉर्मल क्रिटिसिज्म कर रहा हूं इसका, मान लो पुलिस विभाग का, अब पुलिस आके मुझे अरेस्ट कर ले, आपने ऐसे कैसे बोला पुलिस के बारे में, आपने अराजकता फैला दी। अब ये है सब्जेक्टिव टर्म, अंदर से वो भी जानते हैं कि इस इंसान ने कोई गलत बात नहीं कही, ये इंसान सही बोल रहा है, बट उन्होंने क्या बोल दिया, पब्लिक ऑर्डर के नाम पर। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं हम देखते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड इन द नेम ऑफ पब्लिक ऑर्डर, है ना, तो भाई आपने ऐसा बोला, दंगा भड़क सकता था, भाई ये तो बहुत सब्जेक्टिव टर्म है। तो यहाँ पे कई बार होता है कि आप लीगली आप सही हो, ऐसे आप देखो कई बार संस्था में आप एथिक्स में आप पढ़ते भी हो कि मान लीजिए ऑफिस का समय है 9 से 5, ऑफिस का समय है, आप मान लीजिए ऑफिस में 9 से 5 काम करते हो, जैसे आप ऑफिस बंद करके जा रहे थे, फॉर एग्जांपल एक कोई गरीब आदमी आपके ऑफिस में आ गया और उसको नहीं पता था कि ऑफिस 5 बजे बंद हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप अगर उससे बोलते हो कि आप कल आना उस इंसान से, तो आप गलत नहीं हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल में मॉरलिटी वाइज आप गलत हो। क्यों, कि आप देखो जो इंसान इतनी उम्मीद से आपके पास आया, समय निकाल के अपना पैसा खर्च करके, लेकिन अब आपने उसको क्या बोल दिया, भैया 5 बजे तक ऑफिस खुलता है, आप चाहते तो उसकी मदद कर सकते थे 5 मिनट रुक के, लेकिन आपने क्या किया, जो इक्वालिटी वाली बात है, जस्टिस वाली बात जो हमारे बोर्ड पे लिखी हुई है, जस्टिस वाली जो आपकी वैल्यू है, ये आपने इग्नोर कर दी, तो आप लीगली ठीक हो, है ना, इसलिए हमने लिखा बियॉन्ड मियर लीगल कंप्लायंस कि भाई मैं गलत नहीं हूं, है ना, ऑफिस के आवर में मैं काम करूं, मैं गलत नहीं, बट आप कहां गलत हो, संवैधानिक तरीके से आप गलत हो, मॉरलिटी। क्यों, आपने उस व्यक्ति के संग न्याय नहीं किया, आप 5 मिनट के चक्कर में, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं आप देखते हो यहाँ पे हम लीगली सही हैं बट मॉरली हमारी अंतरात्मा जानती है कि हमने कितना काम किया कितना नहीं किया। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है ना। आप में से कई बच्चे ऐसे थे जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, इसलिए मैंने सिंपल एग्जाम्पल से ये वीडियो आपको समझाई, अदरवाइज मैं डायरेक्ट आगे बढ़ सकता था इसको बोल के, बट थोड़ा सा टर्म समझने में कई बच्चों को तकलीफ भी होती है क्योंकि बैकग्राउंड नहीं होता पॉलिटी का। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी 2 शब्दों से मिलकर बना है, संवैधानिक वैल्यूज मॉरलिटी, तो उनको आपको ध्यान रखना है, राइट, कि संविधान में जो कोर प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज हैं उससे हमें चिपके रहना है, उससे अटैच रहना है, उसको फॉलो करना है ना। और ये खाली लीगल कंप्लायंस नहीं है, कानूनी तौर पर हम इसको माने, ये हमारे व्यवहार में भी आना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, पुलिस वाला एग्जाम्पल दिया, और आपको एक सरकारी नौकरी मान लो 9 to 5 या कोई भी ऐसी जॉब जिसमें आप मान लो बैंक जाते हो, किसी जगह जाते हो और वहां पे लीगली वो लोग ठीक है बट मॉरली वो आपका काम
नहीं कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि सोर्सेस क्या हैं इनकी। उससे पहले ये सीएम हियर चीफ मिनिस्टर नहीं है, कंफ्यूज मत होना कि सर सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर। सीएम का मतलब यहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। इस लेक्चर में आप इस तरह से एक रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो अपने एग्जाम में कि कैसे आप क्रिस्प मैनर में चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हो और अपने नोट्स में लिख सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी क्या करती है? इट एंश्योर्स गवर्नेंस। जैसे मैंने कहा ना कि अगर मान लो आप लीगली भी ठीक हो और आप एक मॉरलिटी नैतिकता के तौर पर भी सही हो, तो उससे क्या होगा? गवर्नेंस अच्छी होगी आपकी, गुड गवर्नेंस, क्योंकि आप दिल से भी अच्छा काम कर रहे हो। आप जो जिस तरह का भारत हमारे संविधान निर्माता चाहते थे, जिस तरह की सेवा आपसे वो चाहते थे, आप वैसे ही कर रहे हो। मान लो आप आईएएस बन गए, अब आप जस्टिस कर रहे हो, लिबर्टी कर रहे हो, इक्वालिटी कर रहे हो अचीव, है ना? तो इट इज गवर्नेंस, क्योंकि आपके जो जिले के लोग होंगे वो खुश हो जाएंगे कि देखो ये डीएम कितने अच्छे आए हैं, ये आईएएस ऑफिसर कितने अच्छे हैं कि ऑफिस में काम करते, किसी को निराश नहीं करते, है ना? ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जाति का भेदभाव नहीं करते, धर्म का भेदभाव नहीं करते, समय नहीं देखते हैं, सेवा में लगे हुए हैं। तो वो क्या हो गया? गवर्नेंस, है ना? इससे क्या होता है? विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी एंश्योर्स गवर्नेंस विद इन कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट। इस संविधान की जो स्पिरिट है ना, संविधान की स्पिरिट क्या है? देश को आगे ले आना, सबको आगे। ये देश सबका है, राइट? ये जितना अमीरों का है उतना ही गरीबों का है, जितना ये पिछड़ों का है उतना ही अगड़ों का है ना, जितना ये किसी एक जाति का उतना सभी जाति का है। ऐसा नहीं किसी एक का डोमिनेंस चलेगा, उसके अंदर सबको मौका मिलेगा। वही क्या है? जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी ऑल्सो प्रमोट्स इंक्लूसिविटी। मैंने बोला ना, सबका साथ सबका विकास खाली कहने की बात नहीं है, हकीकत में भी, राइट? रूल ऑफ लॉ मीन्स अगर मुझे पता है कि संविधान की वैल्यूज का ध्यान रखा जा रहा है, अगर पुलिस या कोई भी सरकारी विभाग कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट को रेस्पेक्ट कर रहा है, तो मेरा काम होगा, राइट? रूल ऑफ लॉ, जो जो लॉ कहता है, और लॉ किस पे बेस्ड होते हैं? अगेंस्ट सिद्धांतों पे। हर लॉ का कोई ना कोई सिद्धांत होता है, ठीक है? जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये एक लॉ है, राइट? कि वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरासमेंट को रोकना। तो ये इसके पीछे वैल्यू क्या है? इक्वालिटी की, जस्टिस की, कि जो महिलाएं हैं उनको जहां भी वो काम करती हैं एक अच्छा माहौल दिया जाए, एक ऐसा वातावरण जहां पे वो लिबर्टी खुलकर काम कर सके, कोई डर ना हो, उनको पुरुषों के बराबर क्या मिले? अधिकार मिले, सुरक्षा मिले, राइट? तो इक्वालिटी, जस्टिस, इंसाफ, कि भाई मैं भी बिना डर के काम कर सकूं। तो वो कब होगा? जब कानून किसकी रक्षा करेगा? वैल्यूज की। कानून किसकी वैल्यूज कर रहा है? कि औरतों को भी बराबर का हक है। इवन द वुमेन एंजॉयज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। आ रहा है समझ में कि कैसे हम लिंक करते हैं आर्टिकल्स को? आगे भी हम देखेंगे अपने और भी वीडियोस लेक्चर्स में। फिलहाल इतना। एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, अभी आपको मैंने जस्ट एग्जांपल दिया वुमेन वाला कि कैसे ये आपके इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है। मान लो आपको मंदिर जाना है, भाई मैं आगे आपको दिखाऊंगा साबरीमाला टेम्पल एंट्री का केस भी। आपको मंदिर जाना है और आप पूजा करना चाहते हो, बट कोई आपको रोक रहा है, आपकी जाति के नाम पे, आपके धर्म के नाम पे, या आपकी जेंडर के नाम पे, है ना? तो आपका राइट क्या हो रहा है? वायलेट हो रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? कि भाई सबको अधिकार है, सबको इक्वालिटी का अधिकार है, सबको जस्टिस का अधिकार है, सबको लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है। तो अब आप बताओ मैं कैसे भाईचारा कायम कर सकता हूं जब मैं कुछ इंसान को बोल दूं कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम, और आधों को बोल दूं तुम ये काम नहीं कर सकते? या मैं भी बोल दूं कि भाई कुछ ही लोग जो शहरों में रहते हैं वही बस आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं, जो गांव में रहते हैं वो आईएएस एग्जाम नहीं दे सकते? तो क्या ये इक्वालिटी है? नहीं है। या मैं बोल दूं खाली जो फिजिकली फिट लोग हैं वही एग्जाम देंगे, और जो फिजिकली हैंडीकैप मींस हमारे दिव्यांग जन जो हैं वो एग्जाम नहीं देंगे? इसलिए आप देखो ओलंपिक गेम्स भी आजकल पैरालंपिक्स गेम्स होते हैं। क्यों होते हैं? कि भाई उनको भी अधिकार है, उनको भी नैतिकता के तौर पर खेलने का अधिकार है, उनको भी भाई खेलने दो। तो ओलंपिक में भले ही फिजिकली फिट जा रहे हैं, बट इन जो हमारे फिजिकली हैंडीकैप भाई बहन है वो कैसे आगे आएंगे? वो कैसे अपना अधिकार जिएंगे भी लाइफ को? तो उनके लिए क्या होता है? पैरालंपिक गेम्स, सरकार उनको भी क्या दे रही है? प्रोत्साहन कर रही है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो समझने वाले, राइट? आगे बढ़ते हैं। सोर्सेस क्या आती है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। आप ध्यान रखो कि आपको इतनी
नॉलेज होनी चाहिए, इतना आइडिया होना चाहिए कि भाई सोर्सेस क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के। देखिए ऐसे हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, कि वो सिद्धांत, वो नैतिक वैल्यूज, राइट, जो कि हमारे संविधान में, अब संविधान में कहाँ मिलेंगे आपको वो, संविधान में वो आपको मिलेंगे प्रीएम्बल में। अब आप देखो भी कुछ समय पहले एक कमेंट आया था आरएसएस के एक बहुत बड़े लीडर का, तो जब अभी हाल ही में जब इमरजेंसी के साल गुजरे 50 साल, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो प्रीएम्बल में दो वर्ड हैं, है ना, एक आपका सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, जो इंदिरा गांधी की सरकार में जोड़े गए थे, इनकी कोई जरूरत नहीं, इनको हटा देना चाहिए। अब इसको लेके विवाद खड़ा हो गया कि भाई ये क्या बात कर रहे हो तुम, हाँ ये आरएसएस की मंशा कुछ और है। फिर ऑब्वियसली जो सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की, तो उस पर अटैक शुरू हो गया कि भाई ये गलत है। कुछ जो मिनिस्टर्स उन्होंने जस्टिफाई किया कि जैसे शिवराज सिंह चौहान की सही तो बोल रहे हैं, इसमें गलत क्या है, इंदिरा गांधी ने बाद में जोड़ा है, हम तो पहले भी सेकुलर थे, हम तो पहले भी सोशलिस्ट थे। तो बात है फिर से प्रीएम्बल चर्चा में था, और जो दो वैल्यू मैंने नाम लिया, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म, ये दोनों क्या है, हमारी वैल्यूज हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सामाजिक कार्य करते हैं, हम सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। दीज आर द वैल्यूज एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल में हमारे वैल्यूज हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स में जैसे आर्टिकल 14 आप पढ़ते, इक्वालिटी, है ना, डिस्क्रिमिनेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, वो हम उसको अपोज करते हैं। ऐसे ही प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, अलग से हम इसको पढ़ेंगे, राइट। तो केशव भारती केस में ये निकाला था सुप्रीम कोर्ट ने कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ नैतिक सिद्धांत जिनको हम वायलेट नहीं कर सकते। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ भी कई सारे सिद्धांत है कि सरकार को गरीबों के लिए काम करना चाहिए, सरकार को वर्कर के लिए काम करना चाहिए, प्रदूषण को कम करना चाहिए, एनवायरमेंट के लिए, क्या हमारे सिद्धांत हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें क्या करना है, इंप्रूव करना है। इसलिए आप देखो सरकार जो पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स उनको बैन कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है, सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रही है। वो क्यों, ये सिद्धांत है हमारा, पर्यावरण को भी बचाना, ये भी क्या हमारा एक नैतिक मूल्य है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ भी है। तो ये सब क्या है, हमारे सोर्सेज हैं। तो आप इसका डायग्राम ये नोट कर सकते हो, इसको ध्यान रखना, इसको मेंशन कर सकते हो कुछ एग्जांपल के साथ, जैसे मैंने आपको शेयर किया। इसके बाद जुडिशियल इंटरवेंशन। तो देखिए जुडिशरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वैल्यूज को अपहोल्ड करने में। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए, मैं प्रैक्टिकल आपको केस लॉज यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें साफ साफ लिखा जाता है कि आप केस लॉज की मदद से समझाइए कि कैसे जुडिशरी ने मॉरल वैल्यूज को अपहोल्ड करने में रोल प्ले किया है। मेरा पॉइंट समझ में आया आपको। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हमारी जुडिशरी ने किस तरीके से हमारे नैतिक मूल्यों को बचाने में या उनको प्रमोट करने में हेल्प की। तो मैंने एक एक करके आपको समझाता जाता हूं, और ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। डायरेक्ट आप मेंशन कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो जैसे केशवानंद भारती केस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन यहीं से आई थी, ये लिखा भी है मैंने यहाँ पे। तो केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, मैंने ईयर भी लिख रखा है, किस ईयर में वो केस आया था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन रिकॉग्नाइज कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। अगेन सीएम का मतलब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये मैंने शॉर्ट में किसको लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को, तो कंफ्यूज मत होना। एज इंटीग्रल टू प्रिजर्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक अंदरूनी हिस्सा है किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रिजर्व करने का, तो इसलिए आपको इनकी रेस्पेक्ट करनी है। फिर आप अगर ऊपर देखेंगे, सो दिस इज नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस। इस केस को नोट करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सेक्शन 377 को डिस्कार्ड कर दिया, और इसी से निकल के आया एलजीबीटीक्यू जो कम्युनिटी है हमारी, एलजीबीटी ना, जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, थर्ड जेंडर वाले जो लोग हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया कि भाई राइट टू प्राइवेसी, सबको अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है कि आप चाहे गे हो, लेस्बियन हो, बाइसेक्सुअल हो, कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, आपको भी उतने ही अधिकार मिलेंगे, पुलिस आपको फालतू में परेशान नहीं करेगी। सेक्शन 377 में क्या था, होमोसेक्सुअलिटी वाज द क्राइम, होमोसेक्सुअलिटी, राइट। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला गलत। क्यों,
अगर एक इंसान है वो किसी इंसान को पसंद करता है, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो, तुम कौन हो उसको रोकने वाले? कि संविधान जब सबको खुली हवा में सांस लेने की आज़ादी देता है तो ऐसा कोई भी लॉ बेकार है। तो होमोसेक्सुअलिटी दैट इज द सेक्शन 377 वाज नल्लीफाइड। ठीक है, इस पर कभी हम आगे चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में, बट फिलहाल एक आपको बता रहा हूं कैसे यहाँ पे मानवता को, ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन वैल्यूज को ऊपर रखा, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को थ्रू द जुडिशियल जजमेंट। फिर आता है इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसको फेमसली हम जानते हैं साबरीमाला टेम्पल एंट्री केस। कई लोगों को इसका ऑफिशियल केस नहीं पता होता, कई लोग साबरीमाला केस ही याद रखते हैं, आप वो भी रख सकते हो, बट ऑफिशियल नाम क्या है उसका? इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये इसका ऑफिशियल केस है। तो इसमें क्या हुआ था कि कोर्ट ने क्या किया, जो महिलाएं 18 टू 50 ईयर्स थी जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, उनको टेम्पल में अलाउ कर दिया। तो इससे पहले ये प्रथा चलती थी साबरीमाला में, तिरुमाला जो मंदिर है कई दिन से, कि 18 साल से 50 साल की जो महिलाएं हैं उनको मंदिर के अंदर नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि जो लॉर्ड अयप्पन थे तो वो बोलते सेलिबेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, वो इस तरह डाइटी। बट कोर्ट ने ये नहीं माना, कोर्ट ने कहा नहीं, संविधान बोलता है राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, संविधान बोलता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, तो अगर जो महिला 18 से 50 साल की हैं उनको क्यों रोक रहे हो आप पूजा पाठ करने से, है ना, उनकी तो लिबर्टी है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी वाज अपहोल्ड, इसलिए ये केस काफी माना गया, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, इट अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी ओवर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। तो जो आपकी प्रथा चली आ रही है ये उससे मतलब नहीं, देश किससे चल रहा है? संविधान से। तो कोई आपका रिचुअल है, ट्रेडिशन है, जैसे मान लो सती प्रथा थी पहले, तो सती प्रथा इलीगल थी, नर बलि की आप आज भी देखते हो, नर बलि, ह्यूमन सेक्रीफाइस इज इलीगल। तो ऐसी कोई भी प्रथा जो आपकी संवैधानिक वैल्यू से, संवैधानिक जो मूल्य हैं उनके अगेंस्ट जाती है, तो ऐसी प्रथाओं को हम क्या करेंगे? डिस्कार्ड करेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने बोर्ड पर साबरीमाला केस। उसके बाद पुट्टा स्वामी केस, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? फंडामेंटल राइट बना दिया। क्यों? क्योंकि आपकी प्राइवेसी में कोई दखलंदाजी दे, ये किसका वायलेशन है? अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की। क्यों? आपकी अपनी एक लाइफ है, आपका एक अपना स्पेस है, आप क्या खाना खाते हो, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप क्या पीते हो, आप पूजा करते हो या नहीं करते हो, सब क्या है? आपकी प्राइवेसी है, इसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना। और ये क्या है? एक सिद्धांत है, एक वैल्यू है। जैसे आप देखो ना पुराने समय में भी एक सिद्धांत था, जियो और जीने दो, है ना, माइंड योर ओन बिजनेस। तो वो कहीं ना कहीं संविधान भी आपको क्या करता है? प्रोवाइड करता है। ऐसे ही आप और भी केसेस कर सकते हो। बोर्ड पे मैंने आपके सामने कुछ मेन केस मेंशन किए हुए हैं। सो द आइडिया इज कि आप इनमें से कुछ केस एग्जाम में लिखाओगे अपने मेंस के आंसर में, आपका काम हो जाएगा। एंड दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट केस। सो आई बिलीव कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया आज, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, राइट, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई विल मीट यू इन अदर इंपॉर्टेंट वीडियो, कुछ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन सम अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, यू कैन फील फ्री टू रीच आउट टू मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।